वैसे मास्टर मुझे ये सुनकर खुशी भी हुई कि हमारी एक साथी और भी है। मैं इसे मालकिन कहूंगा। खुदावंद उसे सलामत रखे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो बहुत खतरनाक दुश्मनों के नरगे में है। हमें उसे जल्द अज जल्द इनके चुंगल से छुड़ाने की कोशिश करना होगी। चिंटू के लहजे से मोहब्बत और वफादारी मुतरश्य थी। मैंने इन्हें न सिर्फ फौजिया बल्कि रांगा लंगड़ा और मैडम लच्छी जैसे खतरनाक दुश्मनों के बारे में भी बता दिया था। चिंटू सही कह रहा है सोहराब। मारिया भी संजीदा हो गई। हमें फौरन फौजिया को छुड़ाने के लिए बाकायदा एक मजबूत और मरबूत लाहे अमल तैयार करना होगा। ये दोनों नहीं जानते थे कि मैं पहले ही इस बारे में एक हतमी फैसला कर चुका था। लिहाजा बोला, वो मैं तैयार कर चुका हूँ। वो दोनों खामोशी से मेरा चेहरा तकने लगे। मैंने गहरी सांस ली, लम्हे भर को अपना सर झुकाया, फिर उठाकर इनकी तरफ देखा। दोनों बदस्तूर यकठुक मुझे ही तके जा रहे थे। मुझे ऐसा ही लगा था जैसे इन्हें भी मेरे फैसले का कुछ कुछ इदराक हो चुका है। तब मैंने होले से कहा, मैं शायद कल सुबह तक यहाँ से चला जाऊं। मुझे अब तुम दोनों ने खुले दिल से खुदा हाफिज कहना होगा। मेरे इतना कहने की देर थी कि जैसे खैमे की थमी थमी सी फिजा यकदम अफसुर्दा और जज्बाती सी हो गई। मारिया से भी कुछ कहा नहीं गया, लेकिन चिंटू मेरी तरफ देखता हुआ अपनी छोटी छोटी टांगों से नन्हे मुन्ने कदम उठाता मेरे करीब आया और किसी मासूम बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़कर और अपना सर ऊंचा करके बोला, मास्टर, हमें खुदा हाफिज कहने का फैसला तुमने खुद ही कर लिया। क्या हम इतने ही बुरे थे? मारिया की खूबसूरत नीली आंखें फीकी। वो खामोशी से इन्हें अपनी मखरूती उंगलियों से पूछने लगी। मैंने हल्की और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से झुककर चिंटू को अपनी गोद में उठा लिया। चिंटू, मैं भला तुम्हें और मारिया को कभी बुरा समझ सकता हूँ? ये ख्याल अपने दिल से निकाल फेंको। तुम दोनों तो मेरे मोहसिन हो, मेरे अपने हो। मेरे लिए तुम और मारिया ने अपनी जिंदगियों को भी दाव पर लगाया और मुझे तोकी पामा की मौत का भी दुख है। उसने भी तो नेक मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर डाली। काश मैं उसे वो खतरनाक काम करने को ना कहता। मेरे दिल पर हमेशा उसका बोझ रहेगा। कहते हुए उस मासूम लड़की को याद करके मैं भी आप दीदा हो गया। चिंटू ने अपनी नन्ही मुन्नी बाहें मेरे गले के गिर्द डाल दी। वो भी तोकी पामा को याद करके रो पड़ा। मारिया मुझे दुखी पाकर अपना बोझ भूल कर मेरे करीब आ गई। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है सोहराब। तोकी पामा ने एक नेक मकसद के लिए ही जान दी है। खुदाबंद उसकी रूह को सुकून में रखे। मैंने धीरे से चिंटू को गोद से उतारा और मारिया से बोला, मारिया, तुम दोनों ने मुझे कल सुबह खुशी खुशी अलविदा करना है। देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं। एक दूसरे की कितनी अच्छी यादें लेकर रुखसत हो रहे हैं। हमने हर किस्म की सरहदों से पाक होकर एक दूसरे से वफादारी, दोस्ती और मोहब्बत निभाई है। लेकिन कुछ लोगों के रास्ते आगे जाकर अलग हो ही जाते हैं। यही तकदीर है। लेकिन सोहराब, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे इस नेक मकसद में हम भी शामिल होते। नहीं मारिया, मैंने कहा, मेरा मकसद मुझे अकेले ही सर करना है। तुमने अपनी सर्कस कंपनी के हवाले से मेरे कुछ जरूरी और अहम कानूनी कागजात बनवा दिए हैं। वो मेरे काम आते रहेंगे, यही मेरे लिए बहुत है। और बुम्बोरका का मुजस्मा करगेंडवा की तरफ वो भी मादाम मारिया की जान बन चुका है। चिंटू ने मुस्कुराकर शरारत से कहा और मारिया को देखने लगा। इसकी शरारत पर मैं और मारिया भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। तब मैंने संजीदगी से कहा, बुम्बोरका का जिक्र मैंने महज यूं ही छेड़ा था। इसकी हकीकत बहुत करीहा है। वो किसी खास अहमियत का हामिल नहीं है। वो उन्हीं लोगों के लिए ही अहम था जिनकी मलकियत कहलाता है, वरना इसमें दूसरे आम लोगों के लिए कोई कशिश नहीं थी। मारिया मेरी बात का मतलब समझकर तुफीमी अंदाज में अपने सर को जुम्बिश देने लगी। अगले दिन मैं कुछ जरूरी सासू सामान के साथ एक किट पुश्त पर बांधे ब्रिटिश स्टार सर्कस कंपनी से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। यही जिंदगी है। लोग मिलते हैं और अच्छी और बुरी यादों के साथ बिछड़ जाते हैं। दरहकीकत मैं अपने जाती मकसद का बोझ खुद ही उठाने का कायल था। इसमें मुझे ज्यादा आसानी महसूस होती थी। ये ठीक है, बस औकात हालात पर तकिया करना पड़ जाता है, मगर जहां तक मौका मिलता मैं ये बार अकेले ही उठाता। मैं पीली घाट से मुतल्लिक और वहां तक बासानी पहुंचने की मालूमात हासिल कर चुका था। लिहाजा मैं एक टूरिस्ट वैन में बैठकर रांगा माटी की तरफ रवाना हो गया। मैं निश्चित घंटे बाद चिकमा कबीले की एक बस्ती के इख्तिताम पर उतर गया। वैन आगे रवाना हो गई। दिन खूब निकला हुआ था। गर्मी शिद्दत की पड़ रही थी। मेरी एडवेंचर किट में ठंडे पानी की छागल नुमा बोतल, जिसके अंदर पानी काफी देर तक ठंडा रहता था, और कुछ खाने पीने की खुश्क अशिया थी, जिनमें ज्यादातर बिस्किट और चिप्स वगैरह थे। मारिया ने न सिर्फ मुझे नक्शा फराहम कर दिया था, बल्कि मेरे साथ बैठकर एक खुद साख्ता शार्ट मैप भी तैयार करवा दिया था। वही मैंने खोल लिया। मैं इस वक्त एक छतनार पेड़ तले आ गया था। गर्मी बहुत थी। सुबह ही से सूर्य ने तपश उगलना शुरू कर दी थी। मैं पसीने से शराबोर था। थोड़ा पानी वगैरह पीने के बाद मैं मज़कूरा नक्शा निकालकर गौर से देखने लगा। मुझे मानसी नामी कस्बे तक पहुंचना था, जिसका रास्ता चिकमा कबीले से होकर जाता था। लेकिन बदकिस्मती से वहां तक किसी मोटर गाड़ी का रूट नहीं था। बैलगाड़ी या गधा गाड़ी के जरिए वहां तक जाया जाता। मुझे ऐसी ही किसी सवारी का इंतजार था। मैं इस वक्त चटागांग के मुजाफात में आ चुका था। यहाँ चिकमा कबीले के अलावा भी इर्द गिर्द और भी चंद बस्तियां नजर आई थी। अब यहाँ हर सू वीरानी का राज था।
नीम सहराई और जंगलाती इलाका दूर दूर तक, मुझे कोई भी जी नफ्स नजर नहीं आ रहा था। पूरा आधा घंटा बीत चला और किसी सवारी के आसार तो क्या, किसी इंसान तक की झलक दिखाई नहीं दी थी। मुझे परेशानी होने लगी, यही हाल रहा तो क्या होगा। मेरा शाम या रात से पहले पहले मानसी पहुंचना लाजमी था। वहीं से मुझे इस साबनाह तक जाना था जिधर से मैं किसी कश्ती या दखानी स्टीमर के जरिए आगे का सफर जारी रखता। मेरे और मारिया के होमवर्क के मुताबिक मानसी अबनाए पर सफर की इब्तदा के बाद निस्फ या पौन घंटे पर मेरी मंजिल मकसूद यानी पीली घाट करीब थी। मसला भी सिर्फ मानसी तक पहुंचना था। सोचा क्यों ना पैदल ही चलता रहूं, क्या खबर जिधर मैं निकला हूं यहाँ से किसी इंसान या बैल गदा गाड़ी वाले का गुजर कम ही होता हो, और नहीं तो शाम तक पैदल चल चलकर अपनी टांगों की मदद ही से मानसी तक जा पहुंचूं। वो अब कौन सा दूर था। यह ख्याल आते ही मेरी हिम्मत बंधी और मैंने तेज तेज कदमों से मानसी की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक दो मौके पर मुझे दौड़ भी लगाना पड़ी। सफेर भी ढलने लगी, शाम के आसार करीब आने लगे। जंगल घना हो गया, यहाँ कुछ गर्मी कम थी। ब्याबो गया वाला इलाका पीछे रह गया था। मैं एक चश्मे से नहाया, जंगली फल खाए, ताजा दम हुआ, अपनी जल्दी बीमारी वाली दवा की आखिरी खुराक खाई और सस्ताने के लिए झुंडदार पेड़ तले आकर लेट गया। मैं सोना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी आंख लगी। जागा तो शाम गहरी थी। मैं कुछ परेशान और मुतफक्किर हो गया। मैं कई घंटे सो गया था कि शाम ही हो गई। रास्ते का पहले ही से तहय्युन कर रखा था, लिहाजा मजीद वक्त जाया के बगैर मैंने अब बाकायदा दौड़ लगा दी। भागी बूटी का करिश्मा काम आया और मैं दौड़ते दौड़ते एक जंगलाती सी आबादी तक जा पहुंचा। यहाँ झोपड़ा नुमा घर, कुटियाएं और मुहैयां बनी नजर आई। एक फासले पर पुख्ता ईंटों की सफेद इमारत भी दिखाई दी। मैं सीधा उधर ही जा पहुंचा। वहां कोई सरकारी फॉरेस्ट ऑफिसर अपने मुख्तसर अमले के साथ फरोकश था। इससे तो मिलने का मुझे मौका नहीं मिला, अलबत्ता वहां के एक मकामी चौकीदार से मेरी बातचीत हो गई और इसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। इसकी रहनुमाई पर मैं बिल आखिर जरा देर बाद ही मतलूबा आबनाए तक जा पहुंचा। अब रात हो गई थी। आबनाए के करीब सन्नाटा था। यहाँ मछेरों की छोटी बस्ती देखी, एक छोटी सी घाट भी नजर आई, लेकिन यह देखकर मुझे एक परेशान कुन सी हैरानी हुई कि यहाँ मुझे कोई स्टीमर तो क्या, एक छोटी सी कश्ती तक दिखाई नहीं दी थी। हर सू अजीब सी नामालूम वीरानी का राज था। जरा जरा फासले पर 2-3 फूस की झोपड़ियां थीं, 2 तो अंधेरे में गर्क, जबकि एक में हल्की सी टिमटिमाती रोशनी हो रही थी। कहीं करीब ही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उभरी। मैं रुका नहीं, फिर एक झोपड़े के दरवाजे पर रुककर मैंने होले से पुकारा। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने यूं ही एक नजर गिरदोपेश पर डाली। रात आन पड़ी थी। 4 सू सन्नाटे का राज था। आसमान साफ था और नन्हे मुन्ने तारे मोतियों की तरह चमक रहे थे। आखिर रातों का चांद दूर कहीं झुका महसूस हुआ। घाट पर पानी की हल्की रिल तिरल तारीख सन्नाटे में इसरार भरा तासुर पेश करती रही। मछेरों की झोपड़ियां घाट से काफी फासले पर थी। वहां वीरानी का राज था, कोई रोशनी नहीं थी। यहाँ घाट पर बनी 2-3 झोपड़ियां शायद घाट चौकीदार वॉचमैन की थी। बाकी इससे परे 4 इतराफ में तारीख जंगल था। इसके पार पहाड़ियां भी हो सकती थी। मैंने जरा तवक्कुफ के बाद दोबारा किसी को पुकारा। कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कुछ सोचा, फिर झोपड़े के दरवाजे पर झूलता टाट हटाकर पहले अंदर झांका। झोपड़ी खाली थी। फकत फर्श के एक कोने में दीवार से लगी लालटेन झूलती नजर आई। इसकी लो धीमी थी। खाली झोपड़ी में जलती हुई लालटेन बामानी थी। मुझे मतलब समझ आ गया। थोड़ी देर पहले यहाँ कोई मौजूद था। अब वो कहाँ चला गया? यकीनन आस पास ही हो सकता था। अभी आ जाएगा। पर मुझे क्या करना चाहिए? अंदर बैठकर इंतजार या फिर बाहर ही कहीं बैठ जाऊं? मैंने अव्वल जिक्र ख्याल को अमली जामा पहनाते हुए अंदर ही डेरा डाल दिया। झोपड़ी ज्यादा कुशादा नहीं थी, बस इतनी ही थी जितनी कि एक छोटे से घाट के वॉचमैन की हो सकती है। मालूम बता के नाम पर एक मटका, इस पर जस्त का टेढ़ा मेढ़ा गिलास धरा था, एक शलंगा सी चारपाई जिस पर मैं बैठा रहा, 2-3 खाने पीने के मैले से बर्तन, एक बोसीदा ट्रंक और बस। मैं अंदर आ गया और चारपाई पर बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। झोपड़ी में मज़कूरा अशिया के सिवा और कोई ऐसी कीमती शय नजर नहीं आई। मैं खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट और होली से खांसने की आवाज एक साथ ही उभरी। मैं चौकन्ना हो गया। अंदर दाखिल होने वाला एक बूढ़ा आदमी था, कमजोर और नहीफ सा। इसके हाथ में टार्च थी, बारिश था, सर के बाल खिचड़ी से हो रहे थे, कमर झुकी झुकी सी थी। उसे देखकर मैं खड़ा हो गया। उसने जैसे एक बेजार सी निगाह मुझ पर डाली। बैठो बैठो, उसने मुझे देखते यूं आम से अंदाज में कहा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे खुद यहाँ बैठने का क्या कर गया हो। मुझे हैरत हुई और होली से मुस्कुराया भी। यूं किसी का इधर निकलना इसके लिए मामूल की बात थी। मैंने बूढ़े को सलाम किया। उसने टार्च बुझाकर एक तरफ रख दी, सलाम का जवाब दिया। फिर मुझे उसने बैठने का कहा और खुद फर्श पर बिछी चटाई पर विराजमान हो गया। एक बोसीदा से बक्स से मैली चेकर सी पोटली निकालते हुए मुझसे पूछा, मुसाफिर लगते हो, कहाँ के लिए निकले हो? उसकी आवाज उसके नातवा वजूद की तरह नाहीफ थी। उसकी भवें बहुत घनी थी, मूछें और दाढ़ी भी इसी तरह बढ़ी हुई थी जैसे उसने बहुत अरसे से तिरछवाई न हो।
इसके जिस्म पर मलमल का बोसीदा सा कुर्ता और नीचे लुंगी थी। इसके बोलने के अंदाज में इसकी उम्र का तजर्बा जाहिर हो रहा था। जी हाँ, मुसाफिर ही हूँ मैं, दरअसल आपसे पढ़े लिखे भी लगते हो, यहाँ के भी नहीं लगते। उसने मेरी बात काट दी। मेरी नजरें उसकी पोटली पर थीं, जिसके अंदर से वो होल्डर निकाल कर उसके अंदर कुछ तंबाकू वगैरह भर रहा था। शायद वो चरस थी। फिर नीचे मैला सा कपड़े का सोतला बनाकर होल्डर के सिरे को माचिस की तीली दिखाते हुए सुलगाने के लिए जल्दी जल्दी कच लेने लगा। पल के पल झोंपड़ी की महदूद फिजा में चरस की नागवार बू फैल गई। मैं खामोशी से उसी की तरफ तकता रहा। लगाओगे दम? उसने मुट्ठी में जकड़े हुए होल्डर को मुंह से हटाते हुए एक गहरा कच लगाकर कहा। चरस का गाढ़ा स्याही माइल धुआं माहौल को मकदर सा करने लगा। नहीं शुक्रिया, मुझे। नाम क्या तुम्हारा? उसने फिर मेरी बात काटी। मुझे अब इसका बार बार इस तरह बात काटना नागवार सा महसूस होने लगा था। सलीम, मैंने गलत नाम बताया। कहां से आ रहे हो? चटागांग से। इससे पहले कहां से चले थे? चटागांग ही से, वहीं रहता हूं। करते क्या हो? स्मगलर तो नहीं हो? कपड़े का ताजर हूं, कपड़े की स्मगलिंग करता हूं, मगर जायज तरीके से। मैंने तनिस्ता उसके शुबे को हवा दी। मेरी तवक्का के मुताबिक वह हंसते हुए बोला, स्मगलिंग ही होती है। खैर, मेरा नाम सत्तार है। कुछ खाया पिया है तुमने? इसकी जरूरत नहीं, मैंने फौरन कहा। चरस के गाढ़े धुएं से मेरा दम घुटने लगा, लिहाजा मैं फौरन मकसद की बात पर आ गया। मुझे मानसी में सफर करना था, आगे का पीली घाट। क्या तुमने ये नाम सुन रखा है? मानसी। इस पर शायद चरस का नशा सवार होने लगा था। अजीब से अंदाज में बोलने लगा जैसे खुद कलामिया। मानसी, बहुत खूबसूरत थी वो, बहुत मासूम, बिल्कुल फरिश्ता सी। लेकिन अजीब से अंदाज में ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी। उसे मुझे एक अजीब सी वहशत फूटती महसूस हुई। इस कदर सरीउल असर कि एक सानिये के लिए तो मुझे अपने वजूद में झुरझुरी सी आ गई। चरस के नशे ने उसका झुर्रियों भरा सांवला चेहरा भी सुर्ख कर डाला था। उसकी आंखों और चेहरे पर बड़े ही अजीब और कहीं ज्यादा संगीन से तासुरात ओद कर आए थे। फिर उसने एक मस्त सा कहका मारा, दोबारा कश लिया, कसीर धुआं उगला और बोला, पीली घाट। हाँ, पीली घाट। मानसी में उतर कर जाओगे तो सबसे पहले वहां पहुंच ही जाओगे, पर किनारे किनारे पैदल चलो तो सबसे कुछ आगे का वक्त हो जाएगा। कश्ती का बंदोबस्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं है यहाँ, सब खत्म हो चुका। इस पूरी बस्ती में सिर्फ मैं ही एक रूह बाकी बची हूँ, बूढ़ी रूह। उसकी बात पर मैं चौंका। थोड़ी देर पहले मुझे इस मुख्तसर सी बस्ती में जो वीरानी से महसूस हुई थी वो गलत नहीं थी। मुझे हैरत भी हुई कि ये बुड्ढा जो यकीनन यहाँ का वॉचमैन होगा, आखिर तनहा इस बस्ती में कैसे रहता है। ये सब कहाँ चले गए? मैंने पूछा। ऊपर। बुढ़े सत्तार ने उंगली का इशारा छत की तरफ किया। उसने फिर गहरा कश लिया और आगे कहा, ऐसा हाल की एक वबा यहाँ फैली थी। कुछ लोग तो यहाँ से हिजरत कर गए और बाकी मर गए। मानसी भी मर गई। ये मानसी कौन थी? बिलाखिर मैंने पूछ लिया। मेरे ये पूछने की देर थी कि अचानक फिर उसकी वही कैफियत हो गई जो जरा देर पहले उसके जिक्र पर उसकी हुई थी। एकदम आंखों और चेहरे पर लाल अंगारा सी सुर्खी ओद कर आई। इस तरह घूर कर उसने मेरी जानिब देखा जैसे मुझे खा ही जाएगा। लेकिन फिर उसने दोबारा अपने चरस की तरफ ध्यान दिया। क्या मानसी भी इसी वबा का शिकार हो गई थी? नहीं, बुड्ढे सत्तार ने मुख्तसरन कहा। मुझे हैरत हुई। बोला, तो फिर उसका कैसे इंतकाल हुआ? मानसी वाला मौजू ऐसा पुरइसरार सा बन गया था कि मैं थोड़ी देर को अपना असल मकसद ही भुला बैठा। छोड़ो उसे, उसने मरना था, मर गई। अब तुम बताओ, कश्ती तो है नहीं, कैसे जाओगे पीली घाट की तरफ? तुम्हें कुछ बताओ बाबा, मैंने गहरी हुमकारी लेते हुए कहा। हाँ, मैं ही तो तुम्हें बता सकता हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। उसने यूं होले से कहा जैसे खुद से कह रहा हो। मैं उसके आगे बोलने का मुंतजिर रहा। एक तो वो कम वक्त चर्च के धुएं बहुत छोड़ रहा था। मुझे खांसी आने लगी। वो उठा, दस्ती गुड़गुड़ी लेकर बाहर निकल गया। फिर जरा देर बाद उसे खाली करके आ गया। मैंने भी सुकून की सांस ली। वो खांसता हुआ बोला, इसके लिए तुम्हें पैदल पैदल इस नहर के किनारे किनारे चलना होगा। अभी रात को तो नहीं निकल सकते, क्योंकि सारे रास्ते खौफनाक जंगल के सिवा कुछ नहीं। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ये जंगल और भी गहरा और घना होता जाएगा। पर मानसी तुम्हारी रहनुमाई करती रहेगी। उसकी बात से मुझे इत्तिफाक करना ही पड़ा। रात गुजारने के लिए जगह भी गनीमत थी। मैंने कहा, तब बाबा अब मुझे रात गुजारने के लिए अपनी इस कुटिया में जगह दे दो, मैं सुम्मू अंधेरे पैदल ही रवाना हो जाऊंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खामोशी से उसके बोलने का मुंतजिर रहा। वो अचानक हंसने लगा। बड़ी अजीब और पुरस्रार सी हंसी थी उसकी, मानी खेज सी। बोला, तुम्हारे यहाँ रात गुजारने के लिए बहुत जगह है। पास वाली 2 कुटियाओं में एक का इंतखाब करके रात गुजार लो। बहुत बेहतर, मैंने कहा। यह भी अच्छा ही होता। कम वक्त क्या खबर आधी रात को भी गुड़गुड़ी सुलगा लेता। मैं चारपाई से उठकर खड़ा हो गया। ठहरो, मैं भी चलता हूँ, उसने कहा। हम दोनों बाहर आ गए। यह मालूम हो जाने के बाद कि पूरी बस्ती खाली थी, मुझे होल सा महसूस होने लगा। मुझे हैरत थी कि बुड्ढा सत्तार
किस तरह इस खाली बस्ती में तन्हा रहता था। कई सवालात इससे मुतल्लिक अब भी मेरे लिए जवाब तलब थे। जैसा कि मज़कूरा हुआ, चंद कदमों के फासले पर ही वो 2 झोपड़ियां थीं जिन्हें मैं पहले भी देख चुका था और जो तारीकी में डूबी हुई थी। हम एक का इंतखाब करके अंदर आ गए। बुड्ढे ने मुझे खुद से एक इजाफी लालटेन भी सुलगा कर दे दी थी। झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, फर्श मैला हो रहा था। बुड्ढे की मेहरबानी से फर्श पर बिछाने के लिए मैली सी दरी मिल गई। लालटेन की लो मध्यम थी, इसमें शायद तेल कम था। चंद घंटे ही बिताने थे, फिर भी मैंने बुड्ढे से कह दिया था कि वो मुझे सुबह सवेरे जगा दे। जब वो मुड़ी की तरफ जाने के लिए पलटने लगा तो मैंने अपनी एक उलझन रफा करना जरूरी समझा। बाबा, वो रुका। आप खुश नसीब हो कि इस जानलेवा और मूजी वबा से बच गए। हाँ, मैं इत्तिफाक से यहाँ नहीं था, शहर गया हुआ था। बुड्ढे सत्तार ने जल्दी से कहा और अपनी मुड़ी की तरफ टार्च संभाले बढ़ गया, यूं जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं और भी इससे कुछ पूछ न दूं। मैंने अपनी किट एक तरफ कोने में फर्श पर रख दी और मैली सी दरी पर लेट गया। सराहने के लिए अपना एक बाजू सर के नीचे लगा लिया। ऐसी अजीब सी जगह पर मुझे कहाँ नींद आती। लेकिन जरा देर बाद ही बाहर चलने वाली हल्की हल्की हवा के दर आने वाले झोंकों ने मुझ पर नींद की देवी खावी कर ही डाली। और जाने किस पहर मेरी आंख लगी। रात का जाने कौन सा पहर था कि अचानक शायद किसी खटके ही से मेरी आंख खुली, लेकिन नहीं, वो खटका नहीं, शोर बादो बारह था। बाहर शराटेदार बारिश शुरू हो चुकी थी। इस बोसीदा झोंपड़ी की छत से भी पानी नलके की तरह टपक रहा था, जिसने मेरी नींद तोड़ दी। मैं उठकर बैठ गया। बाहर बादलों और बिजली कड़कने की खौफनाक गरज चमक हो रही थी। मेरी लालटेन कब की बुझ चुकी थी। बाहर होने वाली बिजली की लम्हाती रोशनी से पल भर को मेरी झोंपड़ी का महदूद माहौल रोशन हो जाता और फिर वही घूर कबर जैसी तारीकी। मैं यूं ही झोंपड़ी के दरवाजे पर आया और इसकी चौखट पर खड़ा मोटा सा खोरदा पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगा। अचानक ही मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बुड्ढे सत्तार की झोंपड़ी से रोशनी आ रही थी। बाकी सारा वीरान माहौल जल थल हो रहा था। बारिश का पानी नहर की तरह बहता दिखाई दिया। इसमें कीचड़ और सूखे पत्ते टहनियां भी तैरती बहती नजर आई। क्या मतलब? क्या वो अभी तक जाग रहा था? मगर क्यों? मैंने उलझ कर सोचा। बारिश के छींटे अंदर दर आने लगे तो मैं पीछे हट गया, पर्दा गिरा दिया और फर्श पर बैठ गया। जरा देर बाद ही बारिश का जोर टूटने लगा। जरा सुकून हुआ तो मेरी आंखें नींद से फिर बोझल होने लगी। बादल अब वक्फे वक्फे से गरजते थे। बिजली की रोशनी भी जरा देर को पड़ती तो झोपड़ी का मनहूस सा वीरान माहौल एक लम्हे को रोशन होकर तारीक हो जाता। नींद से मेरा सर ढलकने लगता, पर अब मैं फर्श पर नहीं सो पा रहा था। वजह यही थी कि रोजन ज़्यादा छत से टपकने वाले बारिश के पानी ने अंदर भी तालाब सा बना दिया था। मैंने दीवार से सर टिका दिया। अब कुछ खामोशी हो चुकी थी कि अचानक खटका हुआ। मैं एकदम बेदार हुआ। यूं लगा जैसे बाहर झोंपड़ी के दरवाजे पर ही कोई मौजूद हो। मैंने उसे अपना वहामा करार दिया और फिर सर टिकाकर बैठे बैठे ही सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक कुछ महसूस करके मेरे पूरे वजूद में फुरेरी सी दौड़ गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरी अंधेरों में डूबी हुई झोंपड़ी के अंदर मैं अकेला नहीं था।